हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। 12th क्लास एनुअल एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट के हम बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बोर्ड पैटर्न टू सिक्योर गुड मार्क्स। यहाँ पे हमने एनुअल एग्जामिनेशन 12th क्लास इंग्लिश के डू एज डायरेक्टेड के एग्ज़ाम पेपर्स लिए हैं 2022 से लेकर 2025 तक। अब इसको पढ़ने पे हमें ये समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और किस टॉपिक को सिर्फ एक बार देखना है। कौन सा ग्रामर पार्ट बहुत सिंपल है और कौन सा ऐसा ग्रामर टॉपिक है जिसमें हमें बहुत सारे रूल्स याद करने होते हैं और बहुत सारे रूल्स होंगे तो कन्फ्यूज़न भी होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम जो इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए सरल है जिससे हमें पूरे मार्क्स मिले वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए पूरे रूप से ईजी वे में एनालाइज किया है जो कि हमारा टाइम और एनर्जी को सेव करेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनालाइजिंग दैट आई हैव डन फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते। पहले तो हम देख लेते हैं कौन सा कंटेंट ग्रामर का जो डू एज डायरेक्टेड में आता ही है, कंपलसरी है, आएगा आपको एनुअल एग्जामिनेशन में। तो कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे वन बाय वन। अभी तो सिर्फ हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ईयर्स में या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है। फर्स्ट है हमारा चेंज द वॉइस, जो आपके कंटिन्यूसली एवरी ईयर इट्स कमिंग 22, 23, 24, 25। उसके बाद में तो पहले नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, चेंज द वॉइस, है ना। और वॉइस को समझने के लिए आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए तो आपका वॉइस भी कन्वर्शन अच्छे से बनेगा। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा है कंबाइन और रीराइट यूजिंग नो सूनर देन या फिर एज सुन एज। ये भी आपका हर एक साल आया है। फिर थर्ड पे आपका रीअरेंज द वर्ड्स, ये भी ज़्यादातर आते रहा है। पिछले 4 सालों में से तीन साल ही आते रहा है, पिछली बार नहीं आया था। अब अगला है फोर्थ वाला कंबाइन और रीराइट यूजिंग सो दैट वाला भी लास्ट ईयर 2024 में नहीं आया था। फिफ्थ है कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर, ये बहुत ही सिंपल है और ये भी 22-24 में आया है। फिर रीराइट यूजिंग अनलेस, है ना, इफ नॉट की जगह पे अनलेस का इस्तेमाल करना है या फिर अनलेस, ये 23 और 24 में आया है। सेवंथ है कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग या रीराइट यूजिंग हु का इस्तेमाल करके आपको न्यू सेंटेंस क्रिएट करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करना है। ये भी आपका 2022 और बीच में नहीं आया, 25 में आया। एक चीज़ इस पैटर्न को समझने पे हम देखेंगे कि खास करके 2025 में काफ़ी हद तक पैटर्न पूरा चेंज हो गया था। जो इससे पहले क्वेश्चंस आया करते थे, प्रोबेबल थे, वो चेंज हो गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे वही आएगा या ये नहीं आएगा। होपफुली जितनी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उसका 90% पार्ट जो है उम्मीद करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको पूरी चीज़ों को समझना। रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी एडजेक्टिव डिग्री का यूज़ करना है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देन 9th में हम देखते हैं कंबाइन टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपका 7th वाला और 9th वाला थोड़ा थोड़ा चेंज है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आना चाहिए। 10th कंबाइन यूजिंग बोथ एंड का यूज़ करना है आपको, ये भी काफ़ी सिंपल है, एक बार देखेंगे आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। 11th इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सिर्फ 2022 में आया है,
लेकिन इसकी आने की संभावना है। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब नरेशन का यूज़ करना है। तो नरेशन के लिए भी आपको टेंस आना जरूरी है। उसके साथ में इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सबसे टफेस्ट होगा। तो आप कोशिश करें कि जो आपको सिंपल आते लगते हैं उसे आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद में टफेस्ट पे जाए। चेंज इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी इजी होता है, कभी इंट्रोगेटिव नहीं आया लेकिन आ सकता है आपको। देन टेंसेस आया है, तो टेंस काफ़ी बार आ रहा है लेकिन अलग अलग है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है लेकिन आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड या इस पर डिपेंडेंट बहुत सारे हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते। तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्सन के लिए आया था। फिर उसी के नेक्स्ट पिछले ईयर में 2022 में पास्ट कंटिन्यूस के लिए आया था। और 2029 में आपको बोल दिया था कि आपको करेक्ट वर्ब को सप्लाई करना है, मतलब देना है, बनाना है। अब एक एक चीज करके हम क्या एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट 22, द बॉय इज माई कजिन। द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग हु। आपको रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करके रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो आप कैसे करते हैं? द बॉय, दो एक बार जो आप का रिपीटेशन होता है नाउन को, उसको आपको हटाइए। द बॉय, इसके बाद में हु का इस्तेमाल करिए। हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है, द बॉय इज माई कजिन, इसे आप पूरा लिखिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे हु जोड़ दीजिए। फिर जो आपका नाउन रिपीट हो रहा है उसको आपने बॉय को हटाया। इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ये दोनों ही तरह से लिख सकते हैं। बहुत ईजी है हु का इस्तेमाल करना। उम्मीद कर को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्यक्ति के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, वस्तुओं के लिए विच का इस्तेमाल, और जगह के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस। उसका भाई बहुत मेहनती है। ही रेयरली फाइंड टाइम्स फॉर एंटरटेनमेंट। उसे बड़ी मुश्किल से मनोरंजन के लिए समय मिलता है। ये बहुत सिंपल होता है। वेरी और सो का मीनिंग आपका सेम होता है, तो एक की जगह पे सो लगा देंगे, फिर यहाँ पे आपका दैट ऐड कर देंगे और कंबाइन कर देंगे। हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, दैट लगा दी हमने। फिर आगे पूरा कॉपी कर दिया है आपको, इसको छोटा कर देना है। ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट, सो दैट का मीनिंग होता है कारण और परिणाम के लिए इस्तेमाल करते, जिससे कि उसका भाई इतना मेहनती है कि उसे मनोरंजन के लिए शायद ही समय मिल पाता है। फिर नेक्स्ट इज रीअरेंज वर्ड्स। हार पेन पुट इंक सम सी इस, ये वो दिया हुआ था। हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या रहता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में पेन भी दिख रहा है और शी, ये दोनों ही हो सकते हैं, इंक भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन ही आपका सामने आएगा, लेकिन अरेंज करने के बाद मीनिंग सही होने पर ही हम उसको सही मान सकते हैं। तो आप देखिए, शी हमारा पहले आएगा, शी, उसके बाद में आपके पास में पुट आ गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है नहीं हमारे पास में, पुट, इंक आ गया। अब उसके बाद थोड़ी सी चीज के लिए तो सम इंक आएगा इन हर पेन। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेहा, अब आपको चेंज द इनटू इनडायरेक्टली। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। नेहा, तो आपका क्या यहाँ पे सैड दिख रहा है, तो सैड मतलब आपको क्या हो गया, पास्ट टेंस। तो जब आपका पास्ट टेंस इधर हो तो आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस होता है उसका भी फॉर्म चेंज करना होता है। और ये आपको जो दिख रहा है इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इसकी जगह पे दैट लगाएंगे, तो नेहा सेड दैट। अब ये आपका सन वाला जो रूल होता है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सन वाले रूल में
अगर आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसे यहाँ पर मेरे पास में आई है, आई और वी, तो उसे हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है। और अगर सेकंड पर्सन यू है तो हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है। तो यहाँ से हो जाए नेहा सेड दैट, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, इसलिए वो सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज होता है। नेहा आपका थर्ड पर्सन, इसलिए वहाँ पे शी हो जाएगा। शी वांट का वांटेड हो जाएगा, क्योंकि आपका सेड दिया है तो ये भी आपको पास्ट में जाना चाहिए। वांट का वांटेड होता है पास्ट फॉर्म, तो वांटेड टू ओपन, और दिस का हो जाएगा दैट बैग। तो इस तरह से नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। अब अगला क्वेश्चन आपको, एज सुन एज द बॉय सॉ द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट, रीराइट यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। आपका इसका उल्टा भी हो सकता है, जस्ट रिवर्स में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आंसर फॉर्म में लिखा हुआ उसको क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया जाए। चलिए देखते हैं। एज सुन एज की जगह पे आप नो सूनर लगाएंगे, ये लग गया। फिर उसके बाद में जो मेन वर्ब होता है यहाँ पर सो, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो जब आपके पास में सेकंड पर्सन हो तो आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये फिक्स है। अगर वो सी होता मतलब फर्स्ट फॉर्म होता तो हम यहाँ पे डू लगाते, वहाँ पे सीस मतलब फिफ्थ फॉर्म होता तो यहाँ पे डस लगाते। तब यहाँ पे नो सूनर डिड द बॉयज, अब हमने डिड लगा दिया इसलिए सौ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द प्रिंसिपल, फिर आपने देन लगाया इस कॉमा की जगह पे, देन दे बिकेम साइलेंट। बस इतना ही करना है, काफ़ी इजी है। बस आपको याद रखना है कि इसके अंदर नो सूनर के साथ में आपका एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो डिपेंड करता है आपका टेंस कैसा है। नेक्स्ट इज चेंज द वॉइस। दे आर फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पर जब भी हमारे पास में वॉइस में कन्वर्सन होता है और ये एक्टिव वॉइस में आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपका ये दे हो गया सब्जेक्ट, ये आपका काइट हो गया ऑब्जेक्ट, और आपका हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये हो गई। तो इसको चेंज करते हुए तो आपका जो क्या होता है, इसमें रूल ये कहता है आपका कि सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो काइट आपका सामने आ जाएगा, फिर दे का देम होके ये आपका पीछे चला जाएगा। और आपको इसको टेंस को देखना, तो ये आपका आर फ्लाइंग बता रहा है कि हमारा कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो आपका काइट्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर ही रहेगा, अगर काइट होता तो इज आता। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा, आपका यहाँ आईएनजी दिख रहा है, तो जब भी आपका आईएनजी हो तो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको बीइंग जोड़ना पड़ता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लू, फ्लोन हो गया, फिर आप बाई जोड़ोगे और दैम हो जाएगी। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वी लिव हियर सिंस 1952 था, जो आपके पास में विद इन इन्वर्टेड कॉमा चीज़ें दी हुई है उसको आपको कन्वर्ट करना है। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 1952, आपका ये भी फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा अगर सिंस और फॉर्म को अगर देखें तो हम क्या कहते हैं कि आपको ये सिंस और फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करना चाहिए, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। दोनों ही सही है, पर बेटर है प्रेफर आपको इसको करें, क्योंकि ज़्यादातर जगह रेफरेंस में यही चीज़ें बताई गई है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं 2023 को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। अब जहाँ जहाँ पर आपका डज नॉट की जगह पे, एक की जगह पे नाइदर आ जाएगा, दूसरे की जगह नॉर आ जाएगा, है ना। और सब्जेक्ट जो रिपीटेशन हुआ है उसको हम अवॉइड करेंगे। तो कैसा होना चाहिए, सीता डज नॉट की जगह आपने नाइदर लिखा, फिर सिंग्स लिखा, यहाँ पे डस था इसलिए आपका सिंग्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डस है आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको इसको कन्वर्ट करके फिर उसी फॉर्म में लेके आना। तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस हो जाएगा। इस तरह से लिखना है, काफ़ी इजी है। मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी,
चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना हमको। तो आपका ऑब्जेक्ट, इससे पहले भी देखा हमने, ऑब्जेक्ट को आगे आना चाहिए आपके, यहाँ दिखेगा, और ये सब्जेक्ट को इधर आना चाहिए। तो इसी फॉर्म को देखूँ मैं, तो यहाँ पे अस भी दिख रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देखता हूँ, तो यहाँ पे इसको देखता हूँ। अस को देख के मैंने क्या किया, मिस्टर गुप्ता टीचर्स अस हिंदी, तो हम फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते, अस का वी हो जाएगा, वी आर, है ना, वी आपका प्लूरल कहलाएगा, हम, तो आपका आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हिंदी बाई मिस्टर गुप्ता। या दूसरा चेंज हो सकता, दूसरा कन्वर्सन ऐसा भी हो सकता है, हिंदी सिंगुलर है तो इसका भी इज हो गया, हिंदी इज टॉट टू अस बाई मिस्टर गुप्ता। दोनों ही तरीके से लिखिए, दोनों ही सही है आपके। नीचे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, तो जैसे ही आप इफ लगाओ, इफ की जगह पर अनलेस लगाओगे तो इफ प्लस नॉट हट जाना चाहिए। तो देखिए क्या आता है, आपने इफ के जगह पे अनलेस का इस्तेमाल किया और डू नॉट भी हट जाना चाहिए आपका। तो क्या लिखेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। रिमेनिंग पार्ट आपका ऐसा ही रहेगा। तो आपको ये बार बार याद रखना, अनलेस इक्वल टू इफ नॉट होता है। नेक्स्ट इज ही इज टू वीक टू स्टैंड। रीराइट यूजिंग सो दैट। तो टू का मतलब आपका सो होता है, तो आप कैसा लिखेंगे, ही इज सो वीक, फिर दैट ही कैनॉट स्टैंड। ऐसी सिचुएशन में आपके पास में कैनॉट और कुड नॉट, अगर पास्ट का हुआ तो कुड नॉट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके रिवर्स फॉर्म में भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द चाइल्ड, तो इसका कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस में आपके पास में एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और वो हमारे पास में वास और वर होता है। इसके अलावा हमारे पास में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए, तो यह क्राइंग हो गया। द चाइल्ड, है ना, क्राइड की जगह पे हमने क्या कर दिया, वॉस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आपकी क्राइंग हो गया। तो आपको पूरा दिख रहा है, आपका वॉस क्राइंग आपको ऐड करना था, फॉर मिल्क बाकी वैसा के वैसे ही रह गया। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। He gets his salary, he start spending it. Combine using no sooner than. जैसे ही उसे वेतन मिलता है वह उसे खर्च करने लगता है। तो आपको क्या इस्तेमाल करना, नो सूनर। तो हमने इससे पहले भी देखा, रिपीट हो रहा, नो सूनर डस क्यों आया यहाँ पर आपके पास में, ऐसे इसलिए, है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में नो सूनर डस ही। अभी आपने डस लगा दिया तो आपका एस, यहाँ पे जो गेट के साथ में एस था वो हट के आपका सिर्फ गेट रह जाएगा। नो सूनर डस ही गेट हिज सैलरी, बाकी वैसा के वैसे ही रहना है। दैट ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो यहाँ पे देखिए आप, स्टार्ट का स्टार्ट सी है, यहाँ पे गेट्स था तो उसका गेट हो गया, क्योंकि आपने एस के स्थान पर डस को ऐड कर दिया। बहुत सिंपल है। अब आपको ये सेंटेंस फिर अरेंज करने हैं। अब सिंपल सा दिख रहा है, ये दोनों ही हाथ से राजू लिख सकता है। राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, मतलब इससे भी लिख सकता है, उससे भी लिख सकता है। तो ऐसे सेंस में आपका आइदर हैंड आएगा। राजू हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल्स हो गया, फिर आपका राइट आपका वर्ब हो गया, प्लस आपका रिमेनिंग पार्ट हो विथ ईच आइदर हैंड। तो मीनिंग समझते हुए आपको उसको कंप्लीट करना हो। ये भी काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट 24 में डू एज डायरेक्टेड। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी। आपको क्या करना है, अनलेस लगाना है इन प्लेस ऑफ इफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इफ, तो ऐसा यू इधर नॉट लगना चाहिए आपको। ईफ हटाओगे तो आपको नॉट लगाना है। यू कैनॉट, तो हम इस कैन के साथ में नॉट लगा दें। यू कैनॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी। इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है, अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू कैनॉट
कैच द बस। अब आपका सिर्फ यू जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इतना ही सिंपल, इतना ही चेंज यहाँ करना होगा, बाकी आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में आपको याद रखना होगा कि मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर आप टैक्सी नहीं लेते तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आप कैच बस को नहीं पकड़ पाओगे या वो आपको नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट इज ही हैड हिज लंच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये थोड़ा टफ सा लग रहा है लेकिन काफ़ी इजी है, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट बोला है तो पास्ट भी आपका हैड और परफेक्ट यही आपका हेल्पिंग होता है, इसको कुछ बदल नहीं सकते। अब आपको मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपके पास में दूसरा कुछ दिया नहीं है, तो आपको हैड ही इस्तेमाल करना है। ही हैड हैड हिज लंच, क्योंकि उसके बाद में आपको परफेक्ट का हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए। अगला देखें, ये भी काफ़ी सिंपल है, पहले भी देख चुके। तो डिड नॉट की जगह पे आपका नाइदर लग जाएगा। अब नाइदर आपका डिड था तो इसलिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो टॉक का टॉक्ड हो जाएगा। सी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक्ड एट मी। ये आपको ध्यान देना है कि आपको डिड नॉट टॉक की जगह पे क्या आना चाहिए, डिड नॉट टॉक की जगह पे आपका क्या हो गया, टॉक, नाइदर टॉक्ड हो गया। वैसे आप डिड नॉट लुक की जगह पे नॉर लुक्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये सेंटेंस वर्ड्स, जंबल वर्ड्स है, उसको हमको अरेंज करना है। तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो आपको WH वर्ड से स्टार्ट करना होगा। तो आपका WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनना चाहिए, आपको कितना अनुभव है, आपको कितना अनुभव प्राप्त है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न को आपको फॉलो करना है, जो स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आप आपको क्या टू और टू का इस्तेमाल करना है। तो सो और टू का मतलब होता है बहुत, इतना गर्म है कि। द टी इज इस सो के जगह पे अपने टू का इस्तेमाल कर दिया, टू, सॉरी यहां पर आ गया टू। द टी इज टू हॉट, इतने के पार्ट की जगह पे आपका टू लगाए और ड्रिंक। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, या फिर अगर जरूरत पड़ती तो आप इसका ईट भी कर लिख सकते हैं। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। बाकी आपको ड्रिंक से ही वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड सेंड मी अ लेटर, चेंज द वॉइस। अब आपको वॉइस बदलना है, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर लेटर आप पहले लिखते हैं, लेटर आपको सेंड से पता चल गया कि आपका सेंड होता है फर्स्ट फॉर्म और SENT होता है सेकंड फॉर्म, मतलब ये पता चल गया कि आपका पास्ट का सेंटेंस। तो आप पास्ट का सेंटेंस है तो वॉस और वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है। अ लेटर वॉज सेंड टू मी, मुझे भी आ रहा मी है, टू मी बाई माई फ्रेंड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दूसरे वे में आई वॉज सेंट अ लेटर बाय माई फ्रेंड, ये भी एक तरीका हो सकता है। दोनों ही तरीके सही है, जो आपको सही लगता है आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। मैट से मीट फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म दिख रहा है आपको। पास्ट फॉर्म है तो आपका डिड लगना चाहिए। नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। तो आपने एज सुन एज के बाद में डिड लगाया और मैं मेट था तो वो उसका फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, मीट हो जाएगा, MEET मीट। मीट मिला था, मिला हूँ, मतलब मिलना होता है, मीट मैट, और स्टार्टेड वैसा का वैसे ही रहेगा आपका। 25th में देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। समवन इज कॉलिंग माई नेम, चेंज द वॉइस। माई नेम इज बीइंग कॉल्ड बाई समवन। तो आपने माई नेम आगे लेके चल जाए, फिर आपका कॉलिंग दिख रहा है तो आपका बीइंग आना चाहिए, वर्ब थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, ही इज बीइंग कॉल्ड बाई समवन।
फिर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ एंड, ये भी काफ़ी सिंपल है, भले नया लग रहा था लेकिन दो, वह बुद्धिमान भी है और कठिन परिश्रमी। तो आप क्या करेंगे, दो आपके जो एडजेक्टिव दिए हैं उसको कंबाइन करना आपको। तो ही आपका सब्जेक्ट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको एक ही बार लिखें, ही इज, और बोथ, वहाँ दोनों ही, दोनों के लिए बोथ लगे, बोथ इंटेलिजेंट, बुद्धिमान भी है, और एंड आ गया, और कठिन परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। थर्ड इज फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। फिजिक्स अन्य सब्जेक्ट से, ये विषयों से ज़्यादा कठिन है, मतलब फिजिक्स आपका कठिन है, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स को ही कठिन बने रहना चाहिए, नहीं तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब पॉजिटिव डिग्री है, मोर डिफिकल्ट का बता रहे थे कि कंपेरेटिव डिग्री है, आपको बनाना किस में है, इसको पॉजिटिव डिग्री में। तो आपका डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इस तरह से होना है। तो आपको सिर्फ डिफिकल्ट इस्तेमाल करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। कोई अन्य सब्जेक्ट फिजिक्स जैसा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब फिजिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो हमारा क्वेश्चन में भी ऐसा ही मीनिंग समझ में आ रहा है, मतलब हमने सिर्फ डिग्री चेंज की है, उसके मीनिंग में अंतर नहीं लेके आया है। फोर्थ वाले में नो सूनर डज द थीफ सी द पुलिस देन ही रन अवे, काफ़ी बार हम देख चुके। तो एज सुन एज, अब यहाँ पे मुझे क्या है, डज देखना है, यहाँ डज दिख रहा है ना, मतलब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे सी दिया है तो उसको सीज करूँगा। एज सुन एज अ थीफ सीज अ पुलिसमैन ही रन्स अवे, बाकी आपका वैसा का वैसे ही रहेगा। तो आपको इन दोनों को हटाना था, नो सूनर, इतने पढ़ को। चलिए, द मैन इज अवर न्यू टीचर, द मैन इज वियरिंग अ वाइट शर्ट, ऐसे सेंटेंस हम पहले भी देख चुके हैं। द मैन रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लोज का पार्ट है आपका। द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। इसका जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता, मतलब ऑपोजिट तो नहीं, इसका दूसरे फॉर्म पे, द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर हु इज वेयरिंग वाइट शर्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये भी आपका सही होगा। नेक्स्ट इज शी शट द डोर, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि शर्ट के तीनों ही फॉर्म, मतलब दरवाज़ा लगाना, तीनों ही फॉर्म सेम एक जैसे होते हैं, शर्ट शर्ट शर्ट, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन अब आप तीनों सही होगा, तो क्योंकि आप डिड डस सी लग रहा है, तो आपको डस लग सकता है, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो डस होना चाहिए वर्ब की फॉर्म। लेकिन आपको अगर ऐसा कभी होता है, फिफ्थ फॉर्म तभी लग सकती है जब आपके पास में शर्ट के साथ में यस लगा हो, यहाँ पे SHUTS, अगर ऐसा होता तब आप डस लगाते, नहीं लगा सकते तो मतलब आपको डिड ही लगाना पड़ेगा। तो शी डिड नॉट शट द डोर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सी इज वेरी वीक, सी कैनॉट वॉक, सो और दैट बहुत ईजी है। तो सी इज वेरी की जगह वेरी का भी मतलब और सो का मतलब, दोनों का मतलब बहुत होता है, और दैट का मतलब की, वहाँ सी इज सो वीक दैट, फुल स्टॉप की जगह पे आपने दैट लिखा, और फिर दोनों को कंबाइन करना, तो सेकंड वाला जो आपका शी था उसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे SHE, कैनॉट वॉक। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा कंक्लूजन है कि कुछ टॉपिक है ना हमारे बार बार रिपीट हुए हैं, और ख़ास करके जो 2000 का पैटर्न है, क्वेश्चंस आए, वो हमारे पैटर्न को रिलाई नहीं करता, मतलब उसके जैसा नहीं आया है। तो इसलिए आप सभी टॉपिक्स को देखिए, ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि जो बार बार आ रहा है उसी को याद करें, बाकी को छोड़ देंगे, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। आप सभी टॉपिक्स को देखो, जो बार बार आया है उसको आप ज़्यादा ध्यान से दीजिए, मतलब ज़्यादा समय उसको दो, लेकिन जो कम आया है उसको भी ध्यान देना है आपको, मतलब ये है कि आपको वो रिपीट हो सकता है। तो आपको एनालिसिस अच्छा लगा, विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक करो, जिन बच्चों के पास में एक्सेस नहीं उसको शेयर करिए, सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू।